बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे कि इंडस्ट्रियली मेथनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरह फिर हमने देखा था कि एथनॉल की प्रिपरेशन का जो मेथड है इंडस्ट्रियली वो क्या है। तो हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए हम जो है एथनॉल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। आज जो है हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक में मोलेसिस से गिवन है कि हम जो है एथनॉल को कैसे बना सकते हैं। बेटा अगर शुगर कैन जूस को, गन्ने के रस को गाढ़ा कर लिया जाए, कंसनट्रेट कर लिया जाए ताकि उसमें जो वाटर का कंटेंट है वो कम हो जाए और शुगर का जो कंटेंट है वो बढ़ जाए, तो उसको जो पीछे वो जो गाढ़ा सा आपके पास जूस आता है उसको हम मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस का जो आपके पास जनरल फार्मूला है वो ये गिवन है C12H22O11। अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है सुक्रोज के। जो आपकी टेबल शुगर होती है, जो घर वाली चीनी है, उसका भी यही फार्मूला है। ये दोनों जो है मोलेसिस और सुक्रोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। जब हम मोलेसिस की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन्वर्टेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में, तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल जो हैं आइसोमर्स हैं। अगर आप गौर करें तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा, इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ग्लूकोज जो है वो हमारे पास 6 कार्बन शुगर है, हेक्सोज है, एल्डो जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है तो इसको हम एल्डो शुगर कहते हैं। और फ्रुक्टोज जो है ये भी आपके पास एक 6 कार्बन शुगर है, एक हेक्सोज है, लेकिन इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको हम इसलिए कीटो शुगर कहते हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स के जो फार्मूलाज हैं, जो डिटेल्स हैं, वो बड़ी तफसील के साथ आपके सिलेबस में गिवन है, आपके कोर्स में भी हैं। चैप्टर नंबर 14 इंशाल्लाह जब हम स्टडी करेंगे तो हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो फार्मूलाज हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं और ये कैसे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इन सारी बातों को डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अपने माइंड में आप इतना रख लें कि हम जो है ये जो ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है। आइसोमर्स हैं ये एक दूसरे के और इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इनके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज के अंदर क्योंकि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। बहरहाल अच्छा बेटा, एक तो सबसे इक्वेशन तो ये सिंपल है कि इसमें सिंपली हमने हाइड्रोलिसिस की है, वाटर की एडिशन की है मोलेसिस के अंदर, तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की फॉर्मेशन हुई है। ये जो एंजाइम्स आपको हर इक्वेशन के ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये एंजाइम्स जो बेसिकली यीस्ट जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, उनके एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकली कैटालाइज करते हैं हमारी सबस्ट्रेट को। तो ये जो इन्वर्टेज है ये एक एंजाइम है, यीस्ट के अंदर से ये एक एंजाइम जो है प्रोड्यूस होता है, वो जो है हमारे पास मोलेसिस को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब जो ग्लूकोज है आपके पास, जब आप इसको एक पर्टिकुलर एंजाइम जी में, बेटा ये एंजाइम्स आपने अपनी मर्जी से फनकारी नहीं लगानी है, जो आपकी बुक में गिवन है ये इनका पर्टिकुलर फंक्शन है। मेरा ख्याल है आपने एंजाइम्स का चैप्टर स्टडी किया हुआ है बायो के अंदर भी, तो आपने पढ़ा होगा कि जो एंजाइम्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ जो पर्टिकुलर एंजाइम होता है वही जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपने एंजाइम्स को जो वेरी नहीं कर देना, चेंज नहीं कर देना, वही वाला लिखना है जो आपकी बुक में गिवन है। तो जीमेज जो एक एंजाइम है, इसका काम ही ये होता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दे एथानॉल में, और डेफिनेटली हमारे पास साथ में एक्स्ट्रा जो कार्बन जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो मोलेसिस से हमने अल्कोहल बनाना है, एथानॉल बनानी है, उसमें हमारे पास दो रिएक्शंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन में हम जो है मोलेसिस की हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। सेकेंड रिएक्शन में हम जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं जीमेज से एथानॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास एक स्टार्च से हम स्टार्च की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और उससे हमारे पास माल्टोज आता है। पहले तो स्टार्च को देख लेते हैं। बेटा स्टार्च आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, यानी कि एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जो मोनोमर है जब वो आपस में पॉलीमराइज करता है तो हमारे पास स्टार्च की फॉर्मेशन होती है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। बेटा जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे डायस्टेज एंजाइम जो कि यीस्ट ही सेक्रेट करती है उसकी प्रेजेंस में, तो हमारे पास माल्टोज जो है वो प्रोड्यूस होगा। माल्टोज भी आपके पास मोलेसिस का एक आइसोमर है। जैसे हमारे पास सुक्रोज और मोलेसिस आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इसी तरह माल्टोज भी सुक्रोज और मोलेसिस का एक आइसोमर है। बहरहाल जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज जो है अचीव होते हैं। बेटा आपने यहाँ पे ये फ़र्क नोट कर लिया होगा कि जब हम माल्टोज, हालांकि इसका फार्मूला और मोलेसिस का फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जब हम मोलेसिस की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है। जबकि हम जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लूकोज के ऑब्टेन होते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि भले इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट हैं। इस वजह से जब हम मोलेसिस का माल्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज के ही दोनों मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होंगे। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने ऊपर वाली रिएक्शन में पढ़ा था, ग्लूकोज और ग्लूकोज
ग्लूकोज। जब आप ग्लूकोज की जीमेज की प्रेजेंस में जब आप उसी कन्वर्जन करेंगे तो आपको जो है एथेनॉल मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो ये बेटा फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स से हम उनको कन्वर्ट करते हैं, फर्मेंट करते हैं यीस्ट के एंजाइम्स की प्रेजेंस में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से हमें जो है वो एथेनॉल मिल जाता है। बेटा फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो हम एथेनॉल हमें ऑब्टेन होता है वो 12% से तकरीबन जो है 12% मिलता है। मतलब ये कि 12% उसके अंदर प्योर अल्कोहल होता है, बाकी सारा का सारा जितना भी आपके पास 88% अराउंड वो जितना भी है आपके पास वो वाटर ही होता है। तो हम उसको अगर कंसनट्रेट भी करें तो 14% हमें मैक्सिमम जो अल्कोहल है वो ऑब्टेन हो सकता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। 14% अल्कोहल बेटा बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। हमें अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हमने लेनी है यानी कि मैक्सिमम जिसके अंदर अल्कोहल हो, तो हम इसी जो हमें अल्कोहल फर्मेंटेशन के ज़रिए से ऑब्टेन हुआ इसकी हम डिस्टिलेशन और रीडिस्टिलेशन कर सकते हैं। बार बार इसको डिस्टिल करने से हमें जो है 95% प्योर अल्कोहल मिल जाता है, जिसको नॉर्मली रेक्टिफाइड सेपरेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जी रेक्टिफाइड सेपरेट क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि जी अगर हम फर्मेंटेशन के ज़रिए से जो हमें अल्कोहल मिलता है वो 12 to 14% प्योर होता है। तो उसकी अगर हम डिस्टिलेशन करें अगेन एंड अगेन तो हमें 95% प्योर अल्कोहल जो है वो मिल सकता है। तो उसको हम रेक्टिफाइड सेपरेट कहते हैं। अच्छा बेटा इसके अलावा उन्होंने आपको ये लिखा हुआ है कि हम कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा भी आपने काफ़ी डेजिकेंट्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल्स के अंदर से मॉइस्चराइज़र जो है उसको मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये वाला जो केमिकल है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सिलिका जेल है, ये वाले कुछ केमिकल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। इनको हम डेजिकेंट्स बोलते हैं। मेरा ख्याल है इसका जिक्र हम क्लास में पहले भी कर चुके हैं। तो डेजिकेंट्स की मदद से जो है हम कंसनट्रेट कर सकते हैं अपने अल्कोहल को, उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। बेटा यहाँ पे एक छोटा सा एक टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। डीनेचरिंग का मतलब होता है ख़राब करना, उसको डीनेचर कर देना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, बायोलॉजिकली किसी चीज़ को ख़राब कर देना, उसको हम डीनेचरिंग कहते हैं। बेटा ये जो एथेनॉल है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत चीज़ है, नहीं यूज़ करना चाहिए, पॉइजनस होता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो वैसे भी हमारे दीन में भी हराम है तो अल्कोहल को, लेकिन फिर भी लोग इसको यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो इसका ये जो पीने के लिए इस्तेमाल है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि अल्कोहल के अंदर हम मेथनॉल ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। मेथनॉल क्योंकि पॉइजनस है, पिया नहीं जा सकता है, तो थोड़ा सा अल्कोहल के अंदर, एथेनॉल के अंदर जो है आप मेथनॉल ऐड कर दें तो वो पीने के लायक नहीं रहता। तो इस तरह अगर हम मेथनॉल ऐड करें अल्कोहल के अंदर तो हम उसको कहते हैं कि हमने डी नेचर कर दिया है एथेनॉल को। बेसिकली यहाँ अल्कोहल की जनरल टर्म यूज़ की हुई है, लेकिन हम डी नेचरिंग करते सिर्फ एथेनॉल की हैं। तो यानी कि अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर मेथनॉल डाल देंगे अराउंड 10%, तो जो एथेनॉल का ड्रिंकिंग वाला काम है वो ख़त्म हो जाएगा, वो वाला मामला उसका नहीं रहता। मेथनॉल के एडिशन के बाद जो एथेनॉल होता है उसको मिथाइलेटेड सेपरेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिथाइलेटेड जो सेपरेट है वो क्या होती है। तो आप बता सकते हैं जी जिस एथेनॉल के अंदर 10% अराउंड 10% मेथनॉल जो है ऐड किया हो ताकि उसको पिया ना जा सके, अवॉइड किया जा सके उसको ड्रिंकिंग के लिए, तो उस वाले अल्कोहल को हम कहते हैं मिथाइलेटेड सेपरेट। इसको बेटा डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल भी कहते हैं कि ये जो क्योंकि हमने इसमें अल्कोहल को जो है वो ख़राब कर दिया, उसकी जो ओरिजिनल नेचर थी, बायोलॉजिकल नेचर जो थी उसकी, वो हमने यूज़लेस कर दिया, नकारा बना दिया उसको, तो इसलिए इसको डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल भी कहा जाता है। बेटा मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल की जगह हम एथेनॉल में उसको डीनेचर करने के लिए पिरिडीन और एसीटोन भी ऐड कर सकते हैं। एसीटोन आपके पास एक कीटोन होता है और पिरिडीन आपके पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पिरिडीन को आप चैप्टर 7 से देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखा था। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल में गिवन है, और एसीटोन का आपको मालूम है, प्रोपानोन को कॉमनली हम एसीटोन कहते हैं। अच्छा जी बेटा इसके अलावा नेक्स्ट में आपकी बुक जो यहाँ पे बताती है कि प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारे वो जो रिएक्शंस हैं वो पढ़ चुके हैं। मैं आपको थोड़े से रिमाइंड करा देती हूँ। बेटा लास्ट चैप्टर में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन करवाया था एल्डिहाइड से और कीटोन से और एपोक्साइड से, तो हमें उसके रिजल्ट में कीटोन्स मिले थे। तो वो सारे रिएक्शंस जो हैं वो आप अल्कोहल के लिए याद कर सकते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में हमने ये देखा था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर की जाए तो अल्कीन्स मिलते हैं, यानी कि अगर हम अल्कोहल का वाटर जो है वो उसमें से निकाल लें तो हमें अल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली अगर हम अल्कीन्स के अंदर वाटर की एडिशन कर दें यानी कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स करें तो हमें जो है अल्कोहल्स मिलेंगे। तो ये वाले जितने भी रिएक्शन हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, आप इनको अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए तैयार कर सकते हैं।
बेटा मेरा ख्याल है आज का टॉपिक इंतहाई आसान था। इसमें अगर कोई बात है जो आपको समझ नहीं आई या मैंने कोई जल्दी बोल दिया, कुछ स्किप कर दिया है, तो डेफ़िनेटली आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अपने अटेंडेंस वाले ग्रुप में ड्रॉप कर दें, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।